हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वीडियो में जो अपने चैप्टर 4 में टॉपिक कवर किए थे वो थे सबसे पहले ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके पास जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या पता चला कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को पढ़ा और उसके लिए हमने हेल्प लिया एक फॉर्मूले का F = QVB sin थीटा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया था, डिराइव किया था, डिस्कस किया था, डिफाइन किया था। जहां हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को क्या लिया गया, टेस्ला, और CGS यूनिट क्या लिया गया, गॉस। और जहां टेस्ला और गॉस में एक रिलेशन लिखा 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस। उसके बाद हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड दो फोर्स लगाता है। वी हैव द टू फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज F = QVB sin थीटा, और एक हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक करंट कैरिंग वायर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, करंट एलिमेंट, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, F = बिल sin थीटा। और मैंने आपको बोला था कि ये दो फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही दो फॉर्मूले क्या होने वाले हैं, यूटिलाइज होने वाले हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, चाहे वो F = QVB sin थीटा हो किसी मूविंग चार्ज पे, या F = बिल sin थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किसी भी करंट एलिमेंट पे, यानी एक ऐसा वायर जिसमें करंट हो, तो ऐसे फोर्स की डायरेक्शन को हम किस रूल से मेजर करते हैं, तो वो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर भी आपको दोबारा से बता देता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो देख लीजिए, इसको हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा है। तो एक बार थोड़ा सा इसका दोबारा से रिवीजन करते हैं हम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इट इज द रूल विच रिप्रेजेंट, ये ऐसा रूल है जो क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट किसकी फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे एग्जाम में चाहे ये पूछा जाए कि क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तब भी आप ये डेफिनेशन लिख देंगे कि इट इज द रूल व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या क्वेश्चन को एग्जामिनर रिवर्स भी कर सकता है कि नेम द रूल बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप किस पर टिक करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की दो फोर्स होती हैं, देख लीजिए। एक हमने आपको बताई F = QVB sin थीटा, तो इस पर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो सकता है। और एक हमने बताया F = बिल sin थीटा, इस पर भी क्या होगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे, एक चार्ज पर जो क्या कर रहा है, मोशन। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर, एक वायर जिसकी लेंथ L है और उसके अंदर करंट क्या है, I। तो दोनों ही फोर्स किसकी हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, और दोनों की डायरेक्शन किससे हम निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखिए समझाते हैं, इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा लगेगा और इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा लगेगा, एक
हल्का सा डिफरेंस है, बाकी दोनों के लिए कॉमन है। तो देख लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल का जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। ऐसे ही यहां भी जो थंब होगा, लेफ्ट हैंड रूल का जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। जो फर्स्ट फिंगर होगा, फर्स्ट फिंगर वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। और इसमें भी जो फर्स्ट फिंगर होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। देखो बच्चों, ये तो कॉमन है, दोनों ही केस में थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। यहां भी थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यहां भी थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां भी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और यहां भी फर्स्ट फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। बस फर्क है ये जो मिडिल फिंगर है इसका डिफरेंस है। ये जो मिडिल फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करेगी यहां पर किसको, वेलोसिटी को। और यहां पर ये जो मिडिल फिंगर है, यहां रिप्रेजेंट करेगी किसको, करंट की डायरेक्शन को। बस इतना फर्क है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल प्यारे बच्चों समझ में आ गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड की दो फोर्स होती हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है। तो इस फोर्स को भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हो, और इस फोर्स को भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता कर सकते हो। तरीका क्या है, यहां कैसे अप्लाई होगा, तो देखिए, जो थंब है लेफ्ट हैंड का वो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो वेलोसिटी को, चार्ज की। इस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट फिंगर वो थंब वही फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करंट को। तो अगर आपको एक लाइन में बताना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब है वो तो हमेशा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिडिल फिंगर है वो या तो चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या करंट की डायरेक्शन को। एक ही बात है। तो क्लियर हो गई बात। तो मेरे ख्याल से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देयर यू विल बी गेट मोर कंफर्टेबल। वहां आप इसको और अच्छी तरह से, जब हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहां आप इसको या डेरिवेशन करेंगे तो वहां आप इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, किसके लिए होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों को क्लियर हो गया, और 1 और 2 मार्क्स के लिए इट इज अ वेरी गुड और इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, इसको समझते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, देखो बेटा, बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बड़े आराम से इसको समझते हैं लॉरेंज फोर्स को। लॉरेंज फोर्स देखिए, सिंपल सी बात है। द फोर्स अप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड on a charge Q। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सी बात पूछी है
कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। द फोर्स अप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज Q इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। चैप्टर 1 याद आ गया। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो दिस इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इक्वेशन नंबर 1, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे द फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज Q। मैग्नेटिक फील्ड देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बोला दो चीजें आप याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पर फोर्स लगाता है। नंबर 1 मूविंग चार्ज पे, नंबर 2 करंट कैरिंग वायर पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? एक चार्ज जो चलता है, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड एक चीज पर फोर्स लगाता है, एक वायर जिसके अंदर करंट I है, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है? फोर्स। तो यहां हमने क्या बात करी है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पर? चार्ज Q पर। तो बताइए वो क्या होता है? आप कहेंगे F इज इक्वल टू इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, और ये फोर्स किसका है? ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। इक्वेशन नंबर 2, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अगर कोई चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ये वाला। और अगर कोई चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ये वाला। लेकिन अगर किसी चार्ज पर एक ही समय में दोनों फील्ड एक्टिव हों तब उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो तब उस पर यह भी फोर्स लगेगा और यह भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स अप्लाई करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अपना फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखिए, इफ both the electric and magnetic field act on the charge Q, then the total force is given by F is equal to, अगर चार्ज पर दोनों ही फील्ड वर्क करें तो उस पर जो टोटल फोर्स होगा वो कैसे दिया जाएगा? F is equal to फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है टोटल फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर चार्ज दोनों ही फील्ड के अंदर रखा है या चार्ज के चारों तरफ दोनों ही फील्ड एक्टिव हैं, तो दोनों ही फील्ड उस पर फोर्स लगाएंगे तो चार्ज उस वक्त दो फोर्स महसूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। तो टोटल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां ये जो, चलिए अभी आपको बताएंगे। तो जो टोटल फोर्स है ये क्या बन जाएगा? दोनों की वैल्यू रख दीजिए। Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? QVB sin थीटा। QE प्लस Q, मैं इसको लिख दूंगा V क्रॉस B। देख लीजिए, मैं इसको, याद आ गया? A डॉट B इज इक्वल टू AB sin थीटा।
तो Q तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, V वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वो ठीक है ना, सारे फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो V B sin थीटा क्या हो जाएगा, V क्रॉस B। ओके, मैं यहां से क्या कॉमन ले लूंगा, Q, तो क्या बचेगा, E प्लस ब्रैकेट V क्रॉस B। देख लीजिए, बात समझा भाई। तो ये जो है, ये जो F टोटल है, इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। बात समझा भाई, लॉरेंज फोर्स। तो ये है लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होती है लॉरेंज फोर्स, तो समझिए, द टोटल फोर्स अप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। बात समझा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल फोर्स होता है किसी चार्ज पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो ये नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर होने चाहिए। तो लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए क्या होती है लॉरेंज फोर्स, तो क्या आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे कि क्या होती है लॉरेंज फोर्स? तो देख लीजिए, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, मैं लिख देता हूं, द टोटल फोर्स अप्लाई बाय द टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन, तो क्या बोलेंगे, द टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज क्यू। और अगर आपसे लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो आपके सामने रखा हुआ है। क्या ये बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लेना, यहां ये जो F टोटल है, देखिए नॉमेनक्लेचर समझ लीजिए बेटा, ये जो F टोटल था, ये जो F टोटल है, इसको हमने कहा लॉरेंज फोर्स। क्या ये बात समझ आ गई? ये जो F टोटल था, इसको हमने क्या बोला, लॉरेंज फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को क्या बोलेंगे, देखिए मैं आपसे कहूं ये क्या है, F टोटल, तो आप कहेंगे सर ये तो लॉरेंज फोर्स है। क्यों? टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो ये क्या है, लॉरेंज फोर्स। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं Fe क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, लेकिन इसका एक नाम हो रहा है। देखिए, ये है लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलेंगे हम इसको, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। न्यूमेरिकल में जरा समझिए, अगर आपसे पूछा जाए लॉरेंज फोर्स क्या है, या फाइंड आउट द लॉरेंज फोर्स, या कैलकुलेट द लॉरेंज फोर्स, या गिव द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स, तो आप लिखेंगे Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस V। ओके, लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में या किसी भी एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो बेटा वो किसकी बात कर रहा है, F इज इक्वल टू QE की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं F B को क्या बोलेंगे, केवल इसको F B को क्या बोलेंगे, तो जो समझदार बच्चा है वो एकदम कहेगा F B को बोलेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आ गए सभी को? ये क्या है, लॉरेंज फोर्स। Fe क्या है, केवल ये लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये क्या है, केवल ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो तीनों नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गए? आगे बढ़े, चलिए अब कुछ बढ़िया से कंक्लूजन, कुछ कंसेप्ट जो निकल के आएंगे
इस इक्वेशन से वो हम पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इतना रब कर देता हूं। चलिए ओके, लेट्स सी। तो बच्चों इसके कुछ कंक्लूजन हैं वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 हम कुछ बात कर लेते हैं। हम ये बोलते हैं इफ अ चार्ज Q इज इन रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो बेटा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसके लिए V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आप मुझे बताएंगे लॉरेंज फोर्स क्या बन जाएगा उस केस में? लॉरेंज फोर्स बेटा V देख लीजिए, Q E प्लस V क्रॉस B, यानी Q E प्लस 0 इंटू B, यानी QE प्लस 0 यानी QE। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, इफ अ चार्ज इज इन रेस्ट, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को महसूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को महसूस नहीं करेगा। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझ लीजिए। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल किस फील्ड का फोर्स महसूस करेगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स महसूस करेगा। रेस्ट के केस में चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स महसूस नहीं करेगा। अगर आप किसी चार्ज को, मान लीजिए एक चार्ज है रेस्ट पे है, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका फोर्स लगाएगा। लेकिन उसी चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, या कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन क्या है, रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस चीज को समझ लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यानी फॉर अ चार्ज इन रेस्ट, for a charge in rest, magnetic field apply no force। समझे बात है भाई? अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, केवल कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो इज दैट क्लियर? चलिए ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, कंक्लूजन 1। इसके बाद ये रब कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैं जो दूसरी बात बताने जा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। चलिए नंबर 2, रेस्ट के लिए तो हमने समझ लिया कि अगर कोई, देखिए चार्ज की दो ही कंडीशन हो सकती है बेटा, या तो चार्ज क्या होगा रेस्ट पे, या चार्ज क्या होगा मोशन में। तीसरी तो बात होने से नहीं। तो जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा तो ये बात हमने समझ ली कि इफ अ चार्ज इन रेस्ट इट विल एक्सपीरियंस ओनली द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, उसके चारों तरफ आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, वो कोई भी फोर्स महसूस नहीं करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, रेस्ट चार्ज पे नहीं लगाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंडीशन में फोर्स लगाता है, रेस्ट चार्ज पर भी और मूविंग चार्ज पे भी। तो इफ अ चार्ज is in motion, it feel the force by both electric field and magnetic field। ये तो मैंने आपको बहुत इजी बात बताई है, ठीक है ना। लेकिन ये बेटा आपको पता होना चाहिए
कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो कौन सी फोर्स महसूस करेगा, और चार्ज अगर मोशन में है तो वो किसकी फोर्स को महसूस करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये समझे कि अगर चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फोर्स को भी महसूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को भी महसूस करेगा। लेकिन चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को महसूस करेगा। रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉरेंज फोर्स। एग्जाम में अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन बना लॉरेंज फोर्स का तो दैट विल बी ओनली ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है, या 2 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं आता। तो इस सिंपल सा टॉपिक है, आप इसके बारे में पढ़ें और इसके जितने भी नॉमेनक्लेचर थे वो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये लॉरेंज फोर्स क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई, फॉर्मूला क्लियर हो गया, उसके अंदर जो टर्म थे उनके नाम क्लियर हो गए और ये उसका कंक्लूजन क्लियर हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स सी हमसे आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ये। देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चे कहेंगे सर हमें तो मालूम है फॉर्मूला F = बिल साइन थीटा, लेकिन बेटा डेरिवेशन करवाया है, हमें ड्राइव करना है उस चीज को, ठीक है। ये तो क्लियर है कि अगर किसी कंडक्टर में जिसकी लेंथ L है और उसके अंदर करंट I है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाएगा, F = बिल साइन थीटा। पर प्यारे बच्चों हमें इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। देख लीजिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके लिए कर देता हूं। देखिए मान लीजिए सबसे पहले इसने किसकी बात बोली है, कंडक्टर की। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बोलो या क्या बोल दो, चार्ज बोल दो, ठीक बेटा, ओके। अब ये चार्ज जैसे ही मूव करते हैं, कैसे, मान लीजिए कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को किसी बैटरी से क्या कर दिया, अटैच, तो ये बैटरी क्या कर देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा और ये चार्ज चलना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हम बहुत पहले जब मैंने आपको बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था तो ये सारी बातें बताई थी कि किसी भी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ो, बैटरी की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, चार्ज चलते हैं। तो ऑल दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कंडक्टर, नाम दे देता हूं एक्स वाई। मान लीजिए हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया एक्स वाई, और प्यारे बच्चों इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, मान लो इसकी लेंथ क्या है एल। तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या है Q, और ये चार्ज क्या करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, और जैसे ही ये चार्ज v वेलोसिटी से क्या करता है, मूव, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट। खैर छोड़िए, तो ये जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, हमें तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो देख लीजिए, लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है प्यारे बच्चों, लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज, अबे लेंथ की जरूरत नहीं है, लेट अ कंडक्टर is placed in a magnetic field। मेरे पास ये कंडक्टर है बेटा, और मैंने इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, कितना, B। क्या ये बात समझ आ गई, ओके।
और आपको बार बार मैं एक बात रटा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड दो ही चीजों पर फोर्स लगाता है, एक तो किस पर, मूविंग चार्ज पे, और दूसरा किस पे, करंट कैरिंग एलिमेंट पे। तो वो तो हमें ड्राइव करना है। तो जरा ध्यान देना, अगर मेरा कंडक्टर कहां रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर कंडक्टर एक्स वाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो भी कहां हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो हुआ बेटा। अगर मेरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है या मेरे कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स। चलिए, द फोर्स अप्लाई बाय, 2 मिनट का डेरिवेशन है, द फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड on the charge Q of conductor is given by, बताइए मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, तो आप बोलेंगे F is equal to QVB sin थीटा। बात समझ आ गई? Q चार्ज, V चार्ज कितनी वेलोसिटी से चलेगा, B कंडक्टर के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या होता है, थीटा होता है V और B के बीच का एंगल। चलिए, क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। यही तो इक्वेशन है आपके पास, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो देखो बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूं, F इज इक्वल टू, मैंने Q को क्या कर दिया, T से डिवाइड कर दिया, मैंने Q को क्या करा, T से डिवाइड कर दिया, और V को T से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। Q को T से डिवाइड करा और V को T से क्या करा, मल्टीप्लाई। बताइए, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करी उसी टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड। तो मेरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे टाइम कौन सा है सर, समझिए, ये वो टाइम है जितनी देर में चार्ज एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। बात समझ आ गई? ओके, अब ये टाइम क्या है, ये टाइम है जितनी देर में चार्ज x से y पहुंचता है। तो Q अपॉन T किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है, नहीं होता है? बताइए, Q अपॉन T किसके बराबर होता है, I के। तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी, I के। ओके, अब जरा ध्यान देना, क्या आप मुझे बता सकते हो V क्रॉस T किसके बराबर होगा? साइंस के स्टूडेंट को एक फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस टाइम की अगर आप स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। तो देखिए, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है चार्ज की, वो x से y तक चलेगा। तो क्या मैं L लिख सकता हूं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो यहां v इनटू t किसका काम करेगा, L बन जाएगा। ओके, B एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। डेरिवेशन कंप्लीट। सर 2 लाइन डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन है। हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लेके चले और इसी फॉर्मूले से हमने इसको क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आप इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हो, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, चाहे ऐसा कर दो। डन, समझो बात आ गई? ओके, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मैंने आपको बताई रखी है, किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन बाय
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बताइए जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताइए, आई को। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा टॉपिक बेटा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए okay students, now we have a numerical example 4.1 of our NCERT। क्या है ये न्यूमेरिकल? हमसे कहा गया है a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carry a current of 2 ampere। हमारे पास एक वायर है, उस वायर की लेंथ 1.5 मीटर, उसका मास 200 ग्राम और इस वायर के अंदर एक करंट है 2 एम्पियर का। ये तीन चीज हमें बताई गई है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमसे कहा गया है ये एक वायर, अगर मैं इस वायर को ऐसे छोड़ देता हूं तो ये कैसा आएगा? नीचे। तो ये जो नीचे आया है किसकी वजह से आया? यानी वायर के वेट की वजह से। इस वायर का एक वेट है mg, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी क्या है? नीचे आने की। लेकिन हमसे कहा गया है कि ये वायर नीचे नहीं आ रहा है, ये हवा में अटक गया है, रुक गया है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे जो फोर्स mg था उसको किसी ने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। अब वो फोर्स कौन था ये हमें ढूंढना है। तो जरा एक बात देखिए, इस वायर में क्या है हमारे पास? करंट। जो हमारा वायर है उस वायर में क्या है? करंट। और ये जो वायर है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए न्यूमेरिकल में ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे फोर्स लगाता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्या करे? मोशन करे, तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी वायर को रख दीजिए जिसके अंदर करंट हो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा? फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स नंबर 1 ऑन द मूविंग चार्ज, नंबर 2 ऑन द वायर हैविंग करंट। तो ये हमारे पास एक वायर जिसके अंदर क्या है? करंट I है, लेंथ L है और इस वायर के आसपास क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और हमसे उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या पूछी गई है? वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो जरा ध्यान देना, इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो बेटा आगे भी कई जगह या तो आपको डॉट मिलेगा और या आपको क्या मिलेगा? क्रॉस। अगर आपको डॉट दिखाई दे, देखिए ये सिंबल है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। जैसे एक एरो है, तो एरो में अगर आप ध्यान दीजिए, ये एक एरो होता है और पीछे इसकी ऐसे टेल होती है। तो मान लीजिए अगर ये एरो हमारे पास आएगा यानी हमारी तरफ आएगा, तो हमें इसकी क्या दिखाई देगी? आगे का हेड दिखाई देगा, नोक दिखाई देगी यानी ये। और अगर ये एरो हमसे दूर जाता है तो हमें इसकी टेल दिखाई देगी पीछे यानी क्रॉस। तो ये जो डॉट है, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कहता है फील्ड इज, बताइए फील्ड। अगर ये डॉट है तो इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड। और क्रॉस यानी देखिए तीर आपसे दूर जा रहा है तो आपको उसकी पूंछ दिखाई देगी, यानी इसका मतलब जो फील्ड है वो क्या है? इज इनवर्ड, अंदर की तरफ। डॉट यानी फील्ड बाहर आ रहा है,
क्रॉस यानी फील्ड अंदर जा रहा है। तो ये बातें कई जगह इस्तेमाल होंगी, तो इन दो बातों को आप पहले ही सीख लीजिए। क्या ये बात समझ आ गई? और ये दोनों बातें मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हैं। वो बात अलग है कि ज्यादातर 99% मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए, तो बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या डायरेक्शन है, जल्दी मुझे बताइए। क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है? तो आप कहेंगे सर जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड इज इनवर्ड, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या, हमें डायग्राम में क्या दे रखा है, क्रॉस, तो क्रॉस के लिए हम क्या लिखते हैं, फील्ड इज इनवर्ड। चलिए, अब बेटा मैंने आपको सिखाया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद आ गया? अब उसको हम यूज करेंगे। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, ओके, और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए, करंट को, ओके। और तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। चलो भाई, तो जो हमारा फर्स्ट फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इनवर्ड, तो अपनी फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड लेके चलिए। ये देखिए, तो ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है इसको मैं कैसे लेके चला, इनवर्ड, ये देखिए इनवर्ड लेके गया। और मैंने ये जो मिडिल फिंगर है इसको किस तरफ किया, इस तरफ। मैं इसको नाम दे देता हूं वायर को एक्स वाई। तो बताइए, देखिए जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। आउटवर्ड होता तो मैं ऐसे करता, इनवर्ड है तो मैंने ऐसे कर दिया। अब जो मिडिल फिंगर है, देखिए फर्स्ट फिंगर इनवर्ड और मिडिल फिंगर भी क्या है, करंट किधर जा रहा है, एक्स से वाई। तो मेरी जो मिडिल फिंगर है, देख लीजिए जो मिडिल फिंगर है वो भी किधर है, एक्स से वाई। तो बेटा थंब किधर है, देख लीजिए थंब है अपवर्ड। क्या ये बात समझ में? जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो इनवर्ड, मिडिल फिंगर करंट की तरफ है, तो थंब किधर हो गया, अपवर्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो किधर होगा, अपवर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे जो फोर्स लगाएगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा? ये हमें पता चला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। समझ बात आ गई? तो इस न्यूमेरिकल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट क्लियर है। तो वर्टिकल अपवर्ड, और बेटा mg की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। mg है डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? अब तो सवाल में कुछ भी नहीं रहा। तो ये जो हमारा वायर था ये हवा में क्यों अटक गया, क्यों रुक गया? क्योंकि इसके वेट mg को किसने बैलेंस कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया था ना अपवर्ड, उसने इसको बैलेंस कर लिया। तो लिखिए, अब तो इसके सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं, अब तो इसको एक नॉर्मल बच्चा भी कर देगा। सारी जो मेहनत थी वो यही थी। तो देख लीजिए, नंबर 1, द वेट mg ऐसा लिखते हैं इसको थोड़ा सा ढंग से, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, ओके। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, F। क्लियर हो गया? चलिए, और इस F का फॉर्मूला कौन बताएगा, ये कौन सा फोर्स है, दिस इज द फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर। तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा? जो समझदार बच्चा है वो बोलेगा सर
बिल साइन थीटा, और बेटा यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री। मैंने बताया ना सभी फिंगर कैसे होनी चाहिए 90 डिग्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इनवर्ड, करंट कैसे जा रहा है, ठीक है ऐसे, और फोर्स क्या है वर्टिकली अपवर्ड 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी बिल, ओके। दोनों फोर्स, जो वायर है वो क्या हो चुका है हवा में रुक गया है, तो कब, यानी mg ने f को या f ने mg को क्या कर लिया बैलेंस। तो वी हैव mg इज इक्वल टू, ये दोनों फोर्स क्या है बराबर, क्योंकि वायर क्या है हवा में रुका हुआ है। वायर इज suspended in air because F is equal to mg। ये वायर हवा में क्यों रुका हुआ है, वायर सस्पेंडेड इन एयर बिकॉज F ने mg को क्या कर लिया बैलेंस कर लिया, ओके। चलिए चाहो तो इस बात को यहां लिख दें, वायर सस्पेंडेड इन एयर बिकॉज mg इज इक्वल टू बिल, ओके बच्चों। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन IL, b इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है 200, g की वैल्यू ठीक है 1000 से क्या कर देना डिवाइड, ठीक है, यानी 10 की पावर -3 किलोग्राम में बदल दिया, और b की वैल्यू क्या ले ली 9.8 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, और L की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है बेटा। तो अब इसमें मेरे लायक कुछ नहीं बचा है, मेरे को जो समझाना था, मेरा रोल था कि इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कैसे हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे समझाना था। बाकी ये डाटा तो आप खुद भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.65 टेस्ला, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ओके। तो केवल वो ही बच्चा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा जिस बच्चे को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आता है। और ये आपके एग्जाम ये आया था CBSE 2015 में, ये पूरे 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आया था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। एक वायर हवा में था, वेट mg नीचे, तो बस ये देखना था कि किसने उसको बैलेंस किया था। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिया इनवर्ड, करंट को ऐसे लिया, तो पता चला फोर्स कैसे था अपवर्ड था, बस उस फोर्स ने इसको क्या कर लिया बैलेंस, बाकी वैल्यू आ गई, ओके। चलिए okay students, let we have the example 4.2 of our NCERT next numerical. If the magnetic field is parallel to the positive y-axis and the charge particle is moving along the positive x-axis, which way would the Lorentz force for an electron and a proton? इसमें बहुत ही देखने में बहुत पता नहीं कैसा न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको बताऊं इट इज द इजीएस्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही 2 लाइन में ही न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए इसमें गिवन क्या है, इसमें बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है और चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है, और आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछी है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको थोड़ा 11th क्लास में ले जाता हूं,
अगर आपको पुरानी बातें याद हो, I क्रॉस J क्या होता था K, J क्रॉस K क्या होता था I, और K क्रॉस I इज इक्वल टू, याद आ रहा है, ये कैसा सर्कल होता था, ये इस तरह से I J K, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, और K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ये 11th क्लास की बात है, जब 11th क्लास में हम बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, तो यही चीज यहाँ यूज होने वाली है। तो देखिए, लेट्स सॉल्व। सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं करने वाला हूं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, F इज इक्वल टू V क्रॉस B, यही तो है फॉर्मूला, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। चलिए बेटा, अब आपको उसने क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस क्या होती है, जो आई होता है, आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस, और के का मतलब होता है जेड एक्सिस। समझे बात आ गई। माइनस आई का मतलब होता है माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जे का मतलब होता है माइनस वाई एक्सिस, और माइनस के का मतलब होता है माइनस जेड एक्सिस। ये समझ लीजिए बात है। ओके, चलिए। तो बेटा ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या रख ले, बताइए, वाई एक्सिस की जगह, वाई एक्सिस किससे आएगा, जे से, तो बी की जगह क्या रख लिया, जे। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन है, जे, तो बी के नीचे क्या लिख लिया, जे क्रॉस एज इट इज। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई। क्या ये बात समझ में आ गई, ओके, ब्रैकेट क्लोज। और चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। अब प्यार बच्चों ये देखो, सबसे पहले ये निगेटिव था एज इट इज, ये निगेटिव था एज इट इज। मुझे बताओ आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, आई क्रॉस जे बराबर होता है के। तो ये वाला माइनस, तो ऐसे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस एज इट इज। और प्यारे बच्चों, आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो जरा ध्यान देना, निगेटिव के किसको रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव के रिप्रेजेंट करेगा माइनस जेड एक्सिस, माइनस के जेड एक्सिस के। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, माइनस जेड एक्सिस में। चलिए अब आ जाओ फॉर प्रोटॉन। यही सवाल उसने हमसे किसके लेकर आया, प्रोटॉन के लिए। तो कल कीजिए, F इज इक्वल टू के V क्रॉस B। चलो बेटा, प्रोटॉन है तो Q की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में यानी I। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव y में यानी J, तो प्लस का I क्रॉस J। पहले तो बताओ I क्रॉस J किसके बराबर, K के, तो प्लस ऐसा वैसे ही, और I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K। तो बताइए बेटा, पॉजिटिव K किसके बराबर, पॉजिटिव K बराबर है Z एक्सिस के। तो क्या लिख लीजिए, Z एक्सिस के। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा माइनस Z एक्सिस में, और प्रोटॉन मूव करेगा Z एक्सिस में। तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल जो आपको कंसेप्ट क्लियर करता है। तो कंपटीशन में इस तरह के न्यूमेरिकल कई बार आते हैं, तो उसमें मैं ये सलाह दूंगा कि आप IJK की फॉर्म में फटाफट उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप एक सवाल का ही कंसेप्ट समझ जाए तो बहुत अच्छा, बाकी तो सवाल को क्या करता है, घुमाता रहता है, अलग अलग डायरेक्शन, किन्हीं भी दो की डायरेक्शन देता है और किसी में तीसरे की डायरेक्शन क्या पूछ लेता है। तो आज आपके लिए बस केवल इतना ही। अगले वीडियो में वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।